सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद, ईटी का बहुत धन्यवाद, इकोनॉमिक टाइम्स का, कि आपने मुझे एक ऐसे सेमिनार में और ऐसे योद्धाओं के सामने बुलाया है बातचीत करने के लिए, जो सच में आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल लेमैन के जैसे हैं, और जैसे जो सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है। अगर जैसा आप और हम सब जानते हैं कि बैंक से भी हमको एसएमएस आते हैं कि भाई आप सब कुछ जो चीज़ें हैं, या कहीं पे भी आपके डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो आपको लगातार निरंतर आपको सूचनाएं आती रहती हैं कि आप अपने आधार कार्ड, आप अपने ये और आप अपने वो, आप अपना पासवर्ड यहाँ पे जमा करें। फिर अचानक आता है कि आप अपना पासवर्ड किसी को मत देना, और फिर देखिए अगर आपने पासवर्ड किसी को दिया तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। और वही मैसेजेस लगातार, अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर बैंक है तो वो अपने एक हैंडल से नहीं भेजता है, हमारे पास दसों हैंडल से आते हैं, तो हमारे सामने समस्या ये खड़ी हो जाती है कि हम किस पे भरोसा करें कि ये एक्चुअल बैंक से आया है या एक्चुअली बैंक से नहीं आया है। तो हम जो अभी तक सुरक्षित जीवन जी रहे थे, हम बिल्कुल असुरक्षित हो जाते हैं। और मुझे कभी कभी ये पूरी की पूरी साइबर दुनिया बिल्कुल ऐसे लगने लगती है, और कि हम प्राचीन काल में चले जाते हैं, जब हम कभी पढ़ते थे कि राम और रावण का युद्ध हुआ और वो लंका के मैदान में दोनों लड़ रहे थे, और अचानक मेघनाथ 10 दिशाओं से, आपको मेघनाथ जो है वो लक्ष्मण जी और उनकी सेना के ऊपर हमला करने लगा। अब लक्ष्मण जी के सामने यह समस्या थी कि उसमें से रियल मेघनाथ कौन है। जब तक उसको नहीं मारा जाएगा तब तक आप ये जो उसकी छवियां हैं, प्रतिछवियां हैं, उनसे आप निपटारा नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे जब पता लगा कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी थी और रावण उनके पास गया और उसने अपने वर्चुअल शक्ति के माध्यम से राम और लक्ष्मण के सर को उनके सामने रख दिया और कह दिया कि दे आर नो मोर, दे आर डेड। अब सीता जी के सामने ये समस्या खड़ी हो गई थी कि वो इस बात को माने या नहीं माने, वो अपने अंदर के विश्वास को रखें या जो सामने प्रत्यक्षतः उनको दिख रहा है उसमें माने या नहीं माने। तो मुझे लगता है कि आप सब, क्योंकि हम लोग शस्त्रधारी जरूर हैं, लेकिन जो शस्त्रधारी हो आवश्यक नहीं है कि वह शस्त्र निपुण भी हो। तो आप सब निपुण लोगों के साथ हमारी एक आपके ही मंच से, आपकी ही कम्युनिटी के सामने एक गुजारिश है कि हम जैसे लोगों की तकलीफ़ों का ज़रा ध्यान रखें, और जिन भी बैंकों से या जिन भी तमाम संस्थानों से जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंटेशन सुरक्षित रहते हैं या हमारी जो कमाई गई संपत्ति है वो सुरक्षित रहती है, उनको बताएं कि आप एक ही हैंडल से कृपा करके उस आदमी को, तो कम से कम हमको ये पता तो रहेगा कि नहीं ये ही बैंक का है या ये ही हमारे पासपोर्ट ऑफिस का है। क्योंकि क्या है कि हथियार का महत्व नहीं होता, हाथ का महत्व होता है। वही बंदूक जब किसी सैनिक के हाथ में होती है तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बंदूक किसी आतंकवादी के हाथ में आ जाती है तो आप असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तो समस्या बंदूक में है या समस्या हाथ में है? वही कैंची जब डॉक्टर के हाथ में होती है तो आपको एश्योरेंस मिलता है, लेकिन जब वही कैंची किसी जेब कतरे के हाथ में होती है तो आप अपने ही पॉकेट पर अपने ही हाथों को रख के मेले में घूम रहे होते हैं, और आपकी बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है कि आपको अपने ही पॉकेट को अपने ही हाथ से कवर करके चलना पड़ रहा होता है। तो सुरक्षित जीवन में वर्चुअल यानी ये जो तमाम चीज़ें आने के बाद जो हमारी असुरक्षा आ गई है, तो मेरे मन में कभी कभी ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हम असुरक्षित नागरिकों से कभी भी किसी सुरक्षित राष्ट्र या विश्व का निर्माण कर सकते हैं? तो हमें सुरक्षित, अगर आप हमारे सामने टेक्नोलॉजी और आप हमारे सामने प्रगति के नाम पे, आप हमारे सामने विकास के नाम पे, कि लोग कह देते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, अब मुट्ठी में तो आ गई, ये हमारे हाथ में है। अब अमेठी में बैठा हुआ आदमी अमेरिका में पल भर में कनेक्टेड हो जाता है, करेली का आदमी कनाडा में 1 मिनट में कनेक्टेड हो जाता है, बेंगलोर का आदमी बर्लिन से
आधा मिनट में कनेक्टेड हो जाता है। हमारा पूरा का पूरा जो वॉर फ्रंट है वो अब कोई कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है, अब वो कोई लंका का मैदान नहीं है, ये 3x6 की स्क्रीन है। और इतने छोटे वॉर फ्रंट के ऊपर हम एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं। तो हम जैसे लोग जो शस्त्रधारी तो हैं लेकिन शस्त्र निपुण नहीं हैं, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा जुगत लगाएं, आप कुछ ऐसी विधियां हम लोगों को बताएं जिससे जो हम सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, हम असुरक्षा के भाव से यानी इनसिक्योरिटी के भाव से ना भरे रहें और बहुत सुरक्षित होकर, क्योंकि ये कहा जाता है कि कोई आपको देख रहा है। पहले तो परमात्मा देखता था लेकिन अब गूगल देखता है। ये होता है ना, लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारे सारे कर्मों का हिसाब ऊपर रखा जा रहा है, तुम जो इस कर्म में इस जीवन में तुम रखो करोगे तुमको अगले जन्म में इसका परिणाम मिलेगा। अब हमारे सारे कर्मों का हिसाब कौन रख रहा है? हम अपने ही घर में हमको फुसफुसा के बात करनी पड़ती है कि कहीं हमारा मोबाइल बंद होने के बाद भी सुन ना रहा हो। ये जो विचित्र स्थिति आई है ये सबके साथ होगी। आप भले ही साइबर योद्धा हैं या आप इस टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, लेकिन आपको भी बड़े सतर्क होकर और संभल के अपने घरों में चलते रहना पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि अगर सकारात्मक व्यक्ति किसी चीज का इजाद करते हैं तो उनसे 2 कदम आगे नकारात्मक व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि साहूकार को या पुलिस को चोर से 2 कदम आगे होना चाहिए, लेकिन वो आपसे ही सीखता है और आप पे ही दांव मार के चला जाता है। उसमें समस्या कुछ नहीं, क्योंकि सकारात्मक आदमी हमेशा अपने कर्म की परिणति अंत तक वही सोचता रहता है। क्या सोचता रहता है? कि कभी कोई इसके ऊपर लूट नहीं होगी, कभी कोई इसके ऊपर फूट नहीं होगी, तो वो उस दिशा में दृष्टिकोण देखता ही नहीं है। लेकिन बड़े से बड़े किलों को, जिनको बड़े बड़े राजाओं की सेना पता लगा 5-5 साल तक उनके किले की दीवार को भेद नहीं पाई, लेकिन एक जो चोर होता है वो उसमें सेंध मारकर किले की दीवार के अंदर और किले के अंदर घुस जाता है। तो आपने बड़े आक्रमण की तो तैयारी की है, लेकिन ये छोटे छोटे जो आक्रमण होते हैं उनके लिए, क्योंकि हम लोग जो हैं हमारे ऊपर कोई बड़े राजे महाराजे आक्रमण नहीं करते, हमारे ऊपर तो ये छोटी छोटी सेंधमारी होती रहती है और उस सेंधमारी से कहीं ना कहीं हम और आप सब प्रताड़ित होते रहते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इस पीड़ा को, जो कि आई एम 100% श्योर कि वो आपकी भी पीड़ा होगी, आपकी नहीं होगी तो वो आपके बच्चों की तो होगी ही, बच्चों की नहीं होगी तो पत्नी की तो होगी। दिन में कोई ना कोई आके खड़ा हो ही जाता होगा कि यार ये जो आया है इसका क्या किया जाए। तो आप डिजिटलाइज हमको करवा दीजिए, लेकिन साथ साथ हम सब डिजिटल होना चाहते हैं। हम सब तमाम ये कागज़ पत्थर और दुनिया की चीज़ों से अपने निजात पाना चाहते हैं। हम अपनी पूरी की पूरी दुनिया को अपने पॉकेट में रख के घूमना चाहते हैं, लेकिन फिर हमारे ऊपर हमारी ही सुरक्षा की जिम्मेदारी जब हमको सौंपनी है आपको। क्यों? व्यापार की गति तो बढ़ गई है, लेकिन व्यापार की जो वॉल्यूम होता है, गति बहुत बढ़ गई है, लेकिन व्यापार की गहराई कम हो गई है। उसका कारण क्या है? व्यापार जो होता है वो व्यक्तिगत रिलेशनशिप से होता है। हमें पता होता है कि डेस्क के ऊपर कौन बैठा है और कौन आदमी है जो अकाउंटेबल है, और किस आदमी के पास मैं जाऊंगा तो मेरी समस्या सुनने वाली एक आंख है और मेरी समस्या सुनने वाले एक कान है। लेकिन आज की तारीख में हमारी कोई समस्या है, हमने हवा में छोड़ दी, अब उसका हवा में ही निदान होगा और हवा को हम और आप पकड़ नहीं सकते हैं। तो आप सब लोग मतलब जो है नहीं, यानी हवा को भी जो निराकार होती है उसको भी साकार करने में या उसके भी साकार स्वरूप को देख पाने में सिद्ध महारथी लोग हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम जैसे लोग जो
परमात्मा के विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। आपके पास अर्जुन की आंखें हैं, तभी परमात्मा ने सिर्फ अर्जुन को ही दिखाया, क्योंकि वही ब्रह्मास्त्रधारी था, वही छेद सकता था, वही भेद सकता था। उन्हीं को उन्होंने विश्व रूप दिखाया। विश्व रूप मतलब चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, ये वाली जो बात है। तो मुझे लगता है कि एक लेमैन की हैसियत से मेरी ये प्रार्थना आप सबके कानों तक पहुंच गई है। आप निश्चित रूप से इसका निदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी मैम, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी आशुतोष सर, ETCIO से हमारी एडिटर महोदया आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहेंगी, तो अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें मंच पर बुलाया जाए। स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए शांति माल्या का ऑन द स्टेज। यू हैव द माइक ऑन द स्टेज। यस। आप बैठ के करना चाहेंगे? बैठ के करना। जस्ट एट द राइट मोमेंट। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट सेक्यूफेस्ट। यहाँ पे तो एज यू नो इंडिया के सबसे टॉप क्रेम de la क्रेम CIOs हैं, CIOs है, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स है। और जैसे कि हमने दोपहर में बात की थी, दीज आर द गाइज जिनके स्ट्रेस लेवल्स मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से, रेगुलेटरी बॉडीज से, सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने एक बहुत सुंदर बात की थी। आपने कहा साइबर सिक्योरिटी वो चीज़ है जहां हम लोग सब अशोक वाटिका में बैठे हैं, अशोक वन में बैठे हैं। आपने रामायण का एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो इस बात से मुझे याद आया कि हाल ही में आपने 2 किताब आपकी छपी थी, जिसका बहुत मतलब क्या बोलते हैं, हिंदी साहित्य अवार्ड्स मिले थे दोनों किताबों को। तो राम राज्य में से ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो रेलेवेंट है हमारे इस ऑडियंस के लिए, जिससे वो लाइफ ज़िंदगी के कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल कर सकें, जिसके वजह से उनको ये लगे कि भैया ठीक है, स्ट्रेस है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ डू वी रियली लुक एट अ लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रेस। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स प्लीज बताइए। जी मैं जिन सूत्रों का पालन करता हूँ अपने जीवन में, क्योंकि हम अभिनेताओं का जो जीवन होता है वो आपको शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में 1-2 बार या साल में 1-2 बार परीक्षा देनी पड़ती हो, लेकिन हम अभिनेताओं को हर शॉट के पहले परीक्षा देनी पड़ती है। 100-150 आदमी हमें खड़े होते हैं, हमारे सामने किसी और की लिखी हुई इबारत होती है जिसको हमको परफॉर्म करना होता है। टाइम लिमिट होती है हमारे पास कि कहीं शिफ्ट ना बढ़ जाए, कहीं सन डाउन ना हो जाए, अगर दिन का सीन है तो कहीं ऐसा ना हो कि अधूरा छूट जाए। तो मैं एक व्यक्ति के रूप में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ, चूँकि मेरा ये मानना है कि एक्सेप्ट, एक्नॉलेज एंड एप्रिशिएट, चाहे वो व्यक्ति हो, व्यवस्था हो, परिस्थिति हो या स्ट्रेस हो, आपको सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप एक्नॉलेज करेंगे, फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आपको उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो आप ये बिल्कुल ऐसे ही मान लें कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, उदाहरण है उदाहरण, There's nothing personal about this. ये उदाहरण दे के समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम ही है कि जैसे आप अपने प्रेजेंटेशन कर रहे थे ना स्क्रीन के ऊपर, तो अब समस्या जो मुझे हो रही थी कि मैं इनको सुनूं या यहाँ देखूं, ये अटेंशन आप डाइवर्ट कर रहे थे। तो प्रेजेंटेशन जब कर रहे हो तो या तो फिर जो प्रेजेंटर है उसको स्टेज पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसके काम को यहाँ पे होना चाहिए, और वो कहीं पीछे से बैठ के अंधेरे में बैठ के वो अपनी बात कर रहा हो ताकि बात पूरी की पूरी पहुँच जाए। और अगर प्रेजेंटर है तो फिर ये स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मुझे समझ में आई, क्योंकि आधी बात है, क्योंकि यहाँ पे सब ज्ञानी बैठे हैं उसी क्षेत्र के। मान लीजिए मैं आपको पसंद नहीं करता, लेकिन अब मेरी मजबूरी, आप मेरी बॉस हैं और आप आके खड़ी हो गई
मेरे कैबिन के बाहर, मैं आपको इग्नोर करना चाहता हूं, और वो बिना बोले हुई इग्नोरेंस जो है वो आप तक पहुंच रही है। वो वाइब है। वो वाइब्स हैं, वो पहुंच रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे बीच में एक शत्रुता का भाव हो गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है, पर्सन हो, पर्सनालिटी हो, वो अपने लिए एक्सेप्टेंस चाहता है। तो क्या अब मैं आपसे अपने मन का कोई काम करवा सकता हूं? बिल्कुल नहीं करवा सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब मैं आपको अवॉइड नहीं कर सकता, तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि आइए। फिर उसके बाद मैं आपको एक्नॉलेज करूंगा कि आप क्या कहने जा रही हैं। एक्नॉलेज करने के लिए भी बहुत ध्यान की आवश्यकता होती है। और उसके बाद मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे अप्रिशिएट करने वाले पॉइंट्स होते हैं जिनको वो सुनना चाहता है, रीएश्योरेंस चाहता है। तो जहां मैंने आपको एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, उस समय अगर आप मेरे अंदर अमित्र के भाव से भी आए होंगे, शत्रुता के भाव से भी आए होंगे, तो मेरी ये तीन चीजें आपको मेरे प्रति एक मित्रता का भाव पैदा कर देंगी। और मित्रता के भाव में फिर आप वो काम नहीं करेंगे जो आप चाहती थी, फिर एक सच्चे मित्र के नाते आप वो काम करने लगेंगी जो संभवतः मैं चाहता हूँगा। तो ऐसे ही स्ट्रेस के साथ होता है कि स्ट्रेस हमको क्यों तड़पाता है? क्यों? क्योंकि हम उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, उसको इग्नोर करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये स्ट्रेस नाम की कोई चीज हमारे जीवन में है ही नहीं, जबकि वो देखा जाए तो क्या है? जैसे आग में धुआं होता है। धुआं क्या है? प्रदूषण है, पॉल्यूशन है। तो क्या आग से हम धुआं खत्म कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो उसका सेकंड नेचर है, बाय प्रोडक्ट है उसका। धुएं को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन धुएं को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही जो स्ट्रेस होता है वो हमारे कर्म का बाय प्रोडक्ट होता है। तो उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसे हम समाप्त नहीं कर सकते। और हमारी पूरी की पूरी दौड़ जो होती है स्ट्रेस को समाप्त करने में होती है। इस चक्कर में हम उसको नियंत्रित भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं नियंत्रण में विश्वास रखता हूं, क्योंकि ये हमारे कर्म से पैदा हुआ है। हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमारे काम करते हुए वो चीज़, कभी कभी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, कभी कभी चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती। जो हम चाहते थे टारगेट, जो शॉट, जैसा शॉट मैं देना चाहता था वैसा शॉट नहीं दे पाया, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि ओके शॉट है। एक्टर को लग रहा है कि ये ओके शॉट नहीं है, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्टेड दिस एंड यू हैव डन ए फैंटास्टिक जॉब। बट सेम टाइम एक्टर वो महसूस कर रहा है कि नहीं, ये वो वाला शॉट नहीं है जो मैं डिलीवर करना चाहता था। तो उस समय मेरे पता लगा कि पैकअप हो गया, लेकिन पैकअप के बाद भी मैं उस स्ट्रेस को अपने साथ घर पे ले जा रहा हूँ। घर पे ले गया, मैंने अपने पत्नी बच्चों से चर्चा की। उसके बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो वो फिल्म मुझे आनंद देने की अपेक्षा उस पर्टिकुलर शॉट का मैं वेट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि यार ये शॉट जो था ये नहीं होना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो समय की उत्पत्ति होती है। ये इस समय की उत्पत्ति है। और जितने भी भाव होते हैं हमारे जीवन में, वो समय के द्वारा ही परिस्थिति जन्य भाव होते हैं। तो पता लगा समय तो निकल गया, लेकिन उससे मिलने वाले प्रतिफल को, रिजल्ट को हमने पकड़ के अपने हाथ में रख लिया। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब आप दूसरे की संपत्ति को अपने पास रखेंगी तो आप संपत्तिवान होते हुए भी अपने अंदर आपको चोरी जैसा महसूस होगा कि अगर मैंने आपका पैसा अपने पास रख लिया, आप तो चली गई, वो आपका पैसा मेरे पास है, प्रतिफल मेरे पास है, तो मैं उस पैसे को क्या एंजॉय कर पाऊंगा? तो मेरा ये मानना है कि ये समय का प्रतिफल था। समय जब चला गया तो उसके प्रतिफल को भी हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसको समय के साथ आगे बढ़ा देना चाहिए। तो जब रात गई बात गई वाली बात है।
तो मैं उस स्थिति में विश्वास रखता हूँ। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि स्ट्रेस को समाप्त करने का प्रयास मत कीजिए, इसे नियंत्रित करने की जुगत ज़रूर लगाई जा सकती है। जैसे हम पॉल्यूशन कंट्रोल पीयूसी होता है ना गाड़ियों में, तो आप नियंत्रित करने की दिशा में आप बढ़ेंगे तो आप पाएंगे। एक्सेलेंट। उससे मुझे अच्छा याद आया, आपका करियर ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। थिएटर से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिर टेलीविज़न। मुझे अच्छी तरह से याद है कि स्वाभिमान से आपने अपना करियर शुरू किया था। तो मैं कॉलेज में थी, तो 1995 या 96 की बात थी, और मैं तो रोज़ देखती थी क्योंकि डेली सोप्स का दौर था, तब स्टार्ट हुआ था। तो एक तरफ शांति, तो स्वाभिमान दूसरी तरफ, तो बहुत इंटरेस्टिंग फेज था। और वहाँ से आपका करियर ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। आई स्टिल रिमेंबर कि दुश्मन में आपने एंटागोनिस्ट का रोल, मतलब भयानक रेपिस्ट का रोल किया हुआ था, जिससे शायद पब्लिक साइकी में आपने एक जगह बना ली थी। तो उसके बाद आपने काफ़ी कुछ रोल्स किए हैं। तो ऐसा कौन सा मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है, वो 2-3 रोल? हालांकि आपके लिए मुश्किल है, आपका करियर ग्राफ इतना ब्रॉड वाइड और एकदम एक्सपेंसिव है, तो आपके लिए शायद मुश्किल होगा कि आप 2-3 रोल्स को हाईलाइट करें। बट वो कौन से 2-3 रोल्स थे जिससे आपकी ज़िंदगी या आपका नज़रिया बदल गया? इफ़ यू कुड शेयर प्लीज़। ये आपने मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया, लेकिन मुझे फिर भी उत्तर देना है। तो जैसे इंसान को अपनी पहली मोहब्बत याद रहती है, वो बड़ी विशेष होती है। वो चाहे फिर भले ही 30 साल के बाद आपको लगे कि यार अच्छा हुआ इनके साथ हमारा अफेयर ख़त्म हो गया, लेकिन आपके स्मरण में वो सदैव बनी रहती है। तो ऐसे ही मैं दुश्मन को एक चीज़ कहूँगा कि लोगों को दोस्तों से मिलता है, आशुतोष राणा को जो कुछ भी मिला वो दुश्मन से मिला। तो दुश्मन जो फिल्म है वो मेरे इसलिए करीब है क्योंकि वो एक तो पहली फिल्म थी हमारी, दूसरा वो दौर था कि जब हीरो तो कॉमन मैन हो गए थे, लेकिन विलन जो होते थे वो बड़े, या तो कोई क्लाउड वाला आदमी होगा, कोई पावरफुल आदमी होगा, या तो घोड़े की पीठ पे होगा, या कारों का काफिला उसके पीछे चल रहा होगा, यानी कोई एक रिनाउंड व्यक्ति विलन होता था। मेरे हिस्से में दुश्मन के तौर पे कॉमन मैन विलेन का रोल आया कि कॉमन मैन विलेन को मुझे इंट्रोड्यूस करना था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मतलब वो रोज हमारे घर पे आते हैं, लेकिन हम में से ऐसे कितने हैं जिनको अपने पोस्टमैन की शक्ल याद हो? जब वो बाहर रास्ते में मिल जाएं तो हो सकता है हमसे दुआ सलाम भी ना करें, उनसे प्रणाम भी ना करें, जबकि वो हमारे सुख दुख की सारी पातियां लेके हमारे घर पर पहुंचाते हैं। अब तो नहीं, क्योंकि अब तो सब कुछ एक पिंग पे हो गया है, मतलब मेल हो रही है सारी की सारी चीज़ें, लेकिन वो दौर था। तो एक कॉमन मैन विलेन जिसके पास जो बड़ा साधारण और सामान्य सा व्यक्ति है, लेकिन उतना ही असामान्य एबनॉर्मल व्यक्ति है, और वो इतना भीषण है कि तो उसमें एक अभिनेता के रूप में मुझे काम करने के लिए बहुत अवसर था कि मैं अपनी एक्टिंग स्किल को, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था कि कोई आप बता दें कि 20 घोड़े चल रहे हैं, या कहानी की शुरुआत में ये बता दिया कि ये फला फला आदमी है, पावरफुल आदमी है और पूरी दुनिया इससे डरती है, ऐसा कुछ नहीं था। तो सीन बाय सीन आपको इस किरदार का फियर जो है वो गढ़ना था, वो आगे बढ़ाना था, और इस किरदार के साथ पूरी की पूरी ऑडियंस को लेके चलना था कि उसको आप देखें भी, लेकिन उसको देखने की आपको इच्छा ना हो। इतना गंदा आदमी। तो अपने आप में नहीं, वो वाला संघर्ष है मैडम। नहीं, हाँ वो जो है, देखिए मैं ऐसा नहीं, मैं सब देखता रहता हूँ बात करते करते। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। तो वो एक किरदार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि जहाँ पे हम जैसे अभिनेताओं को जिनका मतलब पैशन ही यही था, और सबसे अच्छी बात वो इसलिए भी याद है मुझे और लाइफ चेंजिंग है क्योंकि उस किरदार
कि जब ऑडिशन चल रहे थे उस किरदार के लिए तो मैं भट्ट साहब से जुड़ चुका था और भट्ट साहब से मैं हमेशा बड़े रोल मांगता था, महेश भट्ट साहब से, और वो मुझसे कहते थे कि यार तुम ये कहाँ से ये किरदार करोगे, तुम जब मुस्कुराते हो तो इनोसेंट आदमी लगते हो, तुम जब ऐसा करते हो तो ये कहाँ, ये तो खतरनाक किरदार है। उन्होंने मुझे लगातार रिजेक्ट करते रहे, लेकिन मैं भी ये सोच के मांगता रहता था कि मांगो ऐसे जैसे अपने बाप की हो, और नहीं मिली तो क्या अपने बाप की थी। तो हम उस फिलॉसफी पे हम चलते रहते थे। तो मैं मांगता रहता था। इस फिल्म को किसी और के साथ शुरू भी कर दिया था और मुझे उस एक्टर की 3 रीलें शूट, उस समय, अभी तो सब डिजिटल पे हो गया है, लेकिन उस समय फिल्मों पे शूट होते थे, रोल में शूट हुआ करते थे उस समय। तो मुझे 3 रीलें शूट भी हो गई थी और उन्होंने कहा कि नहीं, इस एक्टर की जो वॉइस है वो आशुतोष से हम डब करवाएंगे। मतलब देखिए आप, जिस किरदार को मैं करना चाह रहा था वो मुझसे चाहते नहीं थे कि मैं वो कैरेक्टर करूं, लेकिन मेरी आवाज़ से उस एक्टर की वॉइस वो डब करवाना चाहते थे ताकि वो परफॉर्मेंस जो हो वो इफ़ेक्टिव हो जाए। तो मैं इस बात के लिए भी तैयार हो गया और मैं जाके मैंने उसकी डबिंग की। लेकिन ऐसा ही कहा जाता है कि जब आपके प्रारब्ध में कोई चीज़ लिखी हो तो फिर परमात्मा मिटा के भी नई इबारत लिखता है। तो ऐसे ही उस फिल्म को शेल्व किया, वो 3 रीलें, और फिर नए सिरे से मेरे साथ उन्होंने शुरू किया। और वही आशुतोष जो मुस्कुराता था और उनको इनोसेंट लगता था, उसकी एक एक बात में उनको गोकुल पंडित दिखाई देने लगा। सही है, सही है। एंड बेहतरीन रोल, आई मीन इट वाज अ ग्रेट रोल। एंड आपके एक्सप्रेशंस जो थे, मतलब एकदम से आई थिंक बहुत लोगों को आपसे डर लगने लग गया था उस। बहुत लोगों को नहीं, मुझे लगता है कि सभी को लगा होगा। कौन चाहेगा कि ऐसा व्यक्ति जो अचानक आए और इतना मतलब एक व्यक्ति जो जिसको आना आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। ये क्योंकि ये उस समय का किरदार है जब कुरियर सर्विस भी मार्केट में नहीं थी, सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंट ही बाजार में हुआ करता था। ये उस समय का किरदार है गोकुल पंडित। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए आनंद का विषय है कि आपको इतने, मतलब 98 में ये फिल्म रिलीज हुई थी एंड वी आर सिटिंग इन 2023 एंड यू स्टिल रिमेंबर दैट कैरेक्टर। दैट इज फैंटास्टिक। Absolutely, and I'm sure a lot of people here as well. It was one of your most memorable roles. But moving on, आशुतोष जी, आपकी पत्नी रेणुका जी का आपके लाइफ में, आपके करियर में काफ़ी मतलब डीप कंट्रीब्यूशन रहा होगा, और वो खुद एक उम्दा कलाकार हैं और डायरेक्टर भी हैं। रिसेंटली त्रिभंगा के साथ उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू भी किया था। तो आपका क्या सिनर्जी है? सो रिलेशनशिप्स का क्या इम्पैक्ट है, एंड व्हाट इज इट दैट दिस ऑडियंस कैन टेक अवे? देखिए, मेरा ये मानना है, ये जो वैसे ही अपन साइबर उसमें बैठे हुए हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, ये जो ड्रोन है इसको नीचे उतार लीजिए। इसकी आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है? नहीं नहीं, आवाज़ डिस्टर्ब नहीं कर रही, क्योंकि आपकी, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का व्यापार ही ये है, तो हमें साउंड की क्वालिटी, मैं बैठते ही साथ मैंने मैम से कहा कि आपका साउंड सिस्टम करेक्ट नहीं है, जो कि नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो रेणुका जी के बारे में आपने सवाल मुझसे पूछा। मेरा ये मानना है कि अगर आपके जीवन में कोई भली लड़की मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो आपकी जिंदगी के तूफान में बंदरगाह के जैसी होती है, और अगर कोई कठिन लड़की मिल जाए तो वो बंदरगाह पे तूफान के जैसी है। तो मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ कि रेणुका जी मेरी जिंदगी के तूफान में बंदरगाह के जैसी हैं, कि मैं एक व्यक्ति के तौर पे, एक अभिनेता के तौर पे, एक राइटर के तौर पे मेरा इस चीज़ में अखंड विश्वास है कि अगर आपका परिवार सुधर जाए
तो आपके सोमवार, मंगलवार, बुधवार से लेके रविवार तक सारे के सारे 7 वार सुधर जाते हैं। तो परिवार को अगर साध लीजिए तो 7 वार सध जाएंगे, और 7 वार अगर सध जाते हैं तो फिर आपका व्यापार भी सध जाता है। तो ये रेणुका जी की खूबी है कि मुझे उन जैसी एक दृढ़ संकल्पित, उन जैसी एक जिसका विजन जो है वो बहुत मुझसे बड़ा है उनका विजन। तो जब आपके पास आपसे बेहतर चेतना, आपसे बेहतर बुद्धिमान व्यक्ति जब आपके जीवन में आता है तो वो आपकी ऊर्जा को और आपकी क्षमताओं के अंदर विस्तार करता है। तो मुझे लगा कि रेणुका जी जैसा व्यक्ति, उनका पति होना मेरे लिए अपने आप में ये बहुत बड़े सोने में सुहागा जैसी बात है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि रिलेशनशिप में गृहस्थी का मतलब क्या होता है। हम और आप सब कहते हैं ना कि हम लोग गृहस्थ हैं। तो गृहस्थी का मतलब क्या होता है? जिस घर में घुस के हमारी हस्ती समाप्त हो जाए उसको आप गृहस्थी कहते हैं। हस्ती मतलब हमारी उपलब्धियां। तो उन्होंने कहा क्या है? बोले आशुतोष राणा, मैं तो फिल्म फेयर अवार्ड और मेरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, मेरी किताब को। तो ये उपलब्धियों से पैदा होने वाली हमारी हस्ती। तो आप जिस घर की चारदीवारी में घुस रहे हैं और आपकी उपलब्धियां उसकी चारदीवारी से बाहर रह जाएं, और एक व्यक्ति के तौर पे, क्योंकि उपलब्धियों ने आपको अर्जित नहीं किया, आपने उपलब्धियों को अर्जित किया है। आप उपलब्धियों की निर्मिति नहीं है, उपलब्धियां आपकी निर्मिति हैं। तो एक व्यक्ति के रूप में जब आप घर में घुसते हैं, आपकी हस्ती समाप्त होती है, हस्ती को आप समाप्त करते हैं, उसी अवस्था वाले व्यक्ति को गृहस्थी कहा जाता है, उस अवस्था में रहने वाले के लिए। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि हम अपने अपने घरों में अपनी हस्ती को लेकर घुसते हैं, और जैसे ही घर के बाहर बाजार में निकलते हैं तो हम अपनी हस्ती को समाप्त कर देते हैं। ऐसा होता है ना? तो इसलिए हमारा बाजार भी बिगड़ जाता है और हमारा घर भी बिगड़ जाता है। तो बाजार में जाइए तो अपनी हस्ती को लेकर जाइए, और घर में आइए तो अपनी हस्ती को बिसर कर आइए। तो मेरा और रेणुका जी का दोनों का ये मानना है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे वो पिता पुत्र का रिश्ता हो, चाहे वो पिता पुत्री का रिश्ता हो, माता पुत्र का रिश्ता हो, या आपके कलीग्स का रिश्ता हो, बॉस और आपके सबऑर्डिनेट का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में प्रेम के साथ साथ आदर का रहना बहुत जरूरी है। बहुत सही है। आप अगर किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसका आदर नहीं करते तो उस व्यक्ति के साथ आप 2 दिन से अधिक नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का आप आदर करते हैं और भले ही उससे आप प्रेम कम करते हो, उसके साथ आप अपना पूरा जीवन बहुत शांतिपूर्वक, सृजनशीलता के साथ बिता देंगे। Absolutely. तो अब होता क्या है? प्रेम बेचारा लंगड़ा होता है, वो हमेशा आदर के कंधे पे बैठ के चलता है, क्योंकि वो चल नहीं सकता, वो लंगड़ा है, वो हैंडीकैप है। तो उसको चलने के लिए क्या किसके पैरों की दरकार होती है? बोले आदर की। तो अब चूंकि प्रेम आदर के कंधे पे बैठा हुआ है, तो हमें सबसे पहले दूर से सबसे ऊंचा कलश के जैसा कौन दिखाई देता है? बोले प्रेम। इसलिए हम हर रिश्ते में सबसे पहले प्रेम को कहते हैं कि देखिए साहब क्या प्रेम है इनके बीच में। हम ये भूल जाते हैं कि वो जो ऊंचा कलश के जैसा चमकने वाला प्रेम है वो आदर के कंधे पे बैठ के चल रहा है। अगर आदर उसको अपने कंधे से नीचे गिरा दे तो वो प्रेम आधा किलोमीटर भी अपनी दम पे नहीं चल सकता। Absolutely. तो मैं इसी चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि रिस्पेक्ट और लव का ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है कोई भी रिश्ता, क्योंकि जो प्रेम होता है वो बरसाती नदी के जैसा होता है ना? कि जब बाढ़ आती है तो पता लगा अचानक दोनों जो पार्ट हैं वो डुबा देती है, और जब गर्मी आती है तो वो जिसको आप जहाज से पार कर रहे थे जिस नदी को, पता लगा आप फलांग के पार कर जाते हैं। ऐसा होता है ना? तो प्रेम तो सूखता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, बढ़ता रहता है, ओवरफ्लो भी हो जाता है। लेकिन जो आदर रूपी 2 पार्ट हैं, अगर वो सॉलिड है,
तो आप विश्वास कीजिए कि फिर वो मतलब जो धारा कम ज़्यादा होती रहती है, फिर वो आपके जीवन में कष्ट का कारण नहीं होगी, फिर वो आपको आपके इष्ट तक पहुंचाने का काम करेगी। एब्सोल्युटली। अब दुनिया गवाह है कि बहुत सारे रिश्ते असफल इसलिए होते हैं क्योंकि प्रेम तो है लेकिन आदर का वो कॉम्बिनेशन वो नहीं होता है। तो आपने बहुत सही बात कही, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी इतनी बड़ी ऑडियंस है एंड दे आर वेटिंग फॉर क्वेश्चंस, दे वांट टू आस्क यू क्वेश्चंस, बट उससे पहले मुझे आपसे एक और सवाल करना है। राम राज्य के एक दो ऐसे पॉइंट्स बताइए जिससे आप खुद प्रेरित हुए उन पॉइंट्स को उस बुक में डालने के लिए। मैं आपको ये बताऊंगा, हिंदी पढ़ लेते हैं ना आप लोग, अपन भारत में ही बैठे हैं तो मैं मतलब कोचीन वाया लंदन आना नहीं चाहता था, मैं सीधा मुंबई से कोचीन आया हूँ, है ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब भी कभी पता लगा कि चेन्नई हम जा रहे हैं तो हम चेन्नई कैसे बोले कि मुंबई का आदमी है वो चेन्नई जा रहा है तो वो कहे वाया लंदन चलते हैं, ठीक है। तो दो लोग, दो देशवासी और दो भाई बंद एक दूसरे से किसी तीसरी भाषा में बात कर रहे हैं तो फिर हमारे और आपके बीच में संवाद तो कम ही होगा, विवाद ही ज़्यादा होंगे। तो मैं इस धृष्टता को मैं मतलब इसको धृष्टता मत समझिएगा कि मैं आपसे निरंतर हिंदी में ही वार्तालाप कर रहा हूँ। राम राज्य मैंने लिखी क्यों, मैं ये चाहूँगा कि अगर आप उसको पढ़ें, अगर आप पढ़ सकते हैं, उसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद आ रहा है, तमिल में भी, तेलुगु में भी, कन्नड़ में भी, बांग्ला में भी, पंजाबी में भी, गुजराती में, असमिया में, लेकिन ये सब अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ आएगा। तो अंग्रेज़ी में भी वो उसका आ रहा है, क्योंकि बहुत से मेरे पढ़ाकू मित्रों ने कहा कि भैया जब हिंदी की किताब लेके हम फ्लाइट में चढ़ते हैं तो थोड़ा इम्प्रेशन कम पड़ता है, तो इसको आप अंग्रेज़ी में लेके आ जाइए। तो जब हम अंग्रेज़ी में अगर राम राज्य पढ़ेंगे तो इसका इम्प्रेशन, तो हमने कहा कि ठीक है, अब तो चूंकि हिंदी में आ चुकी है वो, तो उसका अंग्रेजी तर्जुमा कर रहे हैं। राम राज्य मैंने लिखी क्यों, लाखों वर्षों के सिविलाइजेशन में जब से सृष्टि बनी है तब से विभिन्न किस्म की हम मनुष्यों ने एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए या समाज को संचालित करने की विभिन्न किस्म की शासन व्यवस्थाएं बनाई। सतयुग भी आया, त्रेता युग भी आया, द्वापर युग भी आया, कलयुग भी आया, लेकिन ऐसा क्या है, और विभिन्न युग पुरुष आए, अवतारी पुरुष आए, उन्होंने बहुत अच्छे से शासन भी किया, लेकिन ऐसा क्या है कि जब भी हम श्रेष्ठतम शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारी कल्पना के पायदान के पहले नंबर पर राम राज्य आता है। सही है। तो ऐसी क्या खास बात थी उसमें कि हम राम राज्य को ही अपने, राम राज्य, राज की बात नहीं कर रहा हूं, किताब का नाम राज नहीं है, किताब का नाम राम राज्य है। तो राज्य और राज में भी अंतर है। राज में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, लेकिन राज्य में विचार और व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। उसमें व्यक्ति का रहना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जब तक वो विचार और व्यवस्था है तब तक वह राज्य कायम रहेगा, लेकिन राज जब तक है वो तभी तक रहेगा जब तक व्यक्ति के रूप में अगर आशुतोष हैं तो आशुतोष का राज है तो तभी तक काम करेगा जब तक आशुतोष सशरीर उस जगत में मौजूद हैं, और आशुतोष के जाते साथ ही वह व्यवस्था चरमरा के ध्वस्त हो जाएगी। तो मुझे ये लगता था कि अगर राम परम ब्रह्म परमात्मा है और ईश्वर का सानिध्य जो होता है वो अपूर्ण को भी पूर्ण कर देता है, ऐसा हम और आप सब भारतीय चित्त ये सुनता है। वो कुरूप को भी रूपवान बना देता है, ऐसा हम और आप मान के चलते हैं। वो अक्षम व्यक्ति को भी सक्षम बना देते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, ये धारणा है जो कि सत्य भी है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि परमात्मा श्री राम के संपर्क में एक शूर्पणखा आती है और वो अपना प्रपोजल यानी अपनी वासना उनके सामने रखती है, और उनकी उपस्थिति में उस शूर्पणखा को, एक सुंदरी को विरूपित करके उसके अंगभंग कर दिए जाते हैं। जबकि हमसे यह कहा जाता है कि भगवान के सामने अगर हम अपनी वासना रख दें तो वो उपासना में रूपांतरित हो जाती है। यही कहते हैं ना हम और आपसे कि आप अपनी इच्छाएं भगवान के सामने रख दीजिए तो वो सद इच्छा नहीं शिव इच्छा हो जाएगी,
क्या आप भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? ऐसा हम और आप कहते हैं ना। तो मेरे मन में ये आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाल्मीकि जी कुछ और कहना चाहते थे और हमने इस घटना को कुछ और समझ लिया। तो फिर वो क्या घटित हुआ होगा? क्यों? क्योंकि शूर्पणखा कोई सामान्य स्त्री तो थी नहीं, और वो किसी सामान्य व्यक्ति के भी संपर्क में नहीं आ रही थी। वो परमात्मा श्री राम के कौन थी? बोले कि साहब वो गवर्नर थी दंडकारण्य की। किसकी बहन? बोले कि रावण की बहन, जो त्रिलोक विजेता है और प्रकांड विद्वान है। बोले किसकी बहन? बोले कुंभकर्ण की बहन, जो अपने आप में साइंटिस्ट था। किसकी बहन? बोले कि विभीषण की बहन, जो सबसे बड़ा धर्मज्ञ था। बोले किसकी पुत्री? बोले विश्रवा की पुत्री, जिनसे यक्ष नर देव दानव किन्नर सभी वेदों का श्रवण करना जिनको पसंद था, उनकी पुत्री। तो थोड़ा बहुत तो डीएनए में उसके अंदर भी ये सारे के सारे गुण तो आए होंगे ना। वो कोई रास्ते चलती हुई कोई एक ऐसी वाली मठ चेतना तो होगी नहीं। तो इसका मतलब है कि जब इतनी दूर लंका के साम्राज्य से यहां पे दंडकारण्य में उसके अधीन खर दूषण जैसे बलशाली लोगों को उसका सबऑर्डिनेट बना के रखा गया है, तो मतलब कोई एक विलक्षण चेतना या संपन्न चेतना होगी। और ऐसी चेतना अगर ये बात कहती है कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, और सिर्फ विवाह की उसने बात की, अपनी वासना की, तो क्या उसने मतलब उसको विरूपित कर दिया जाएगा? तो फिर वो क्या घटना थी? फिर हमसे ये कहा जाता है कि रावण ने ब्रह्मा जी को की आराधना की अमर होने के लिए। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बोले नथिंग डूइंग। अमरता का, अमरता नहीं मिलेगी, तुमको जो चाहिए और ले लो। उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया, देवादिदेव महादेव। उन्होंने कहा अमर कर दीजिए। महादेव ने क्या कहा कि भाई जगत में आए हो तो जगत से जाना पड़ेगा, ये जगत का नियम है, तुमको मैं अमरता प्रदान नहीं कर सकता, कुछ और मांग लो। तो जब इन दोनों लोगों ने उसको अमरता का वरदान दिया ही नहीं था, तो फिर रावण की नाभि में अमृत कुंड क्या कर रहा था? अमृत जो मरने ना दे, जिसको सुखा के परमात्मा श्री राम ने रावण को का शमन किया। तो वो किस अमृत की बात कर रहे थे? तो ये तमाम कई सारे हमारे अंदर जिज्ञासाएं खड़ी होती थीं, और जिसको चूंकि हमने जब भी कभी हम अवतारी पुरुषों की बात करते हैं तो उनके कर्म को हम लीला बना के प्रस्तुत कर देते हैं। तो जब लीला बन जाती है तो वो हमारे पूजनीय तो हो जाते हैं, लेकिन धारणी नहीं हो पाते। हम उनके चरण तो पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके हम आचरण नहीं पकड़ पाते हैं। तो उनके जितने चरण महत्वपूर्ण हैं, उतने ही आचरण भी महत्वपूर्ण है। तो मैंने इस दृष्टिकोण से रामराज्य को लिखा है कि जो लीला जिसको हम कहते हैं, तो उस लीला के पीछे कहीं ना, ये भी तो लीला है। आपका ये जो बैठा है, जो सेमिनार हो रहा है, ये क्या है? आप लीला को ही तो वो कर रहे हैं ना, कि तमाम लीलाओं का ही है ना, वर्चुअल वर्ल्ड है। कोई कहीं कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा खेल आप यहां पर घटित कर रहे हैं या इन स्क्रीन्स के ऊपर घटित कर रहे हैं। तो ये क्या है? इसमें कहीं कोई आदमी मौजूद है? इसकी उंगलियां किसकी हैं? वो कौन है जो आपके ऑर्डर ले रहा है, और ऑर्डर लेके जाके पता लगा कि आपने अगर मान लीजिए कि पी दबाया है तो पी ही दबेगा, सामने वाले के उसमें से अकाउंट हैक कर दो या जाम कर दो, या उसकी जो हैकिंग, उसका पासवर्ड गुम गया है तो उस पासवर्ड को निकाल दो। जिसका गुमा है उसको नहीं पता, लेकिन वो आपसे निकलवा सकता है, आपको पता है। तो आपको वो हुनर, आपको उस चक्रव्यूह में घुसने का हुनर पता है, तो उसको आप लीला कह के मान दीजिए। आने वाले समय में यही तमाम चीज़ें लीला की श्रेणी में आ जाए। हम लोगों के लिए तो ये लीला है साहब। करेक्ट। आपने आज आफ्टरनून को भी यही एग्जाम्पल दिया था। तो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, वी हैड अ कॉन्वर्जेशन इन द आफ्टरनून, एंड आशुतोष जी ने लाइक आई टोल्ड हिम कि आप इंडिया के टॉप साइबर सिक्योरिटी लीडर्स से बात करने वाले हो, आपका संवाद होने वाला है। तो कॉन्टेक्स्ट भी दिया मैंने, संदर्भ समझाया कि साइबर सिक्योरिटी लीडर्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा, मुझे लगता है ये साइबर सिक्योरिटी जो है ये मरीच की माया है। तुरंत उन्होंने रामायण से एग्जाम्पल दिया और कहा कि वैसे ये सीता जी की परिस्थिति भी है कि हम वो अशोक वन में बैठी थी और इंद्रजीत ने उनको 12
राम की जो मतलब हेड्स है वो दिखा के बोल रही थी कि लो भाई राम की मृत्यु हो गई, और सीता जी थी वो कंफ्यूज नहीं हुई, बट साइबर सिक्योरिटी वो मोह माया का जाल है कि हमको थ्रेट लैंडस्केप का कहाँ से आ रहा है वो पता नहीं चलता। तो आपने नस पकड़ ली कॉन्टेक्स्ट का, तो ग्रेट। आशुतोष जी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ऑडियंस Q&A के लिए इस सेशन को ओपन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपसे कुछ अच्छा एक आध सवाल पूछे। तो ज़्यादा कठिन मत पूछेगा, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। देखिए, तो ऐसा मौका तो बार बार नहीं आता। जरूर हाँ, स्वागत तो है। फिर यस, लेट्स ओपन इट टू। मैं आपके प्रश्न नहीं, मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जी जी सर। हाथ, अच्छा माइक उनके पास चला गया, हाथ आपका उठाया और मेरी दृष्टि आप पर। We will reach you, we will reach you. आपसे बात करूंगा जी। आपका आज के कार्यक्रम में आशुतोष राणा साहब आदरणीय, आपका स्वागत। आज इस कार्यक्रम में आप पधारे और माइक आपके पास था लेकिन शस्त्र मेरे पास है। निपुण मैं भी नहीं हूँ, लेकिन सवाल आपसे ये करना चाहूँगा। बाल्यकाल से आपका लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरह आपका मुरीद हूँ, और जैसे आपने रामायण की बात करी, रामायण में एक इंस्टेंस है सर कि वहाँ पे ऋषि मुनि जब यज्ञ किया करते थे तो उनको कई मायावी राक्षस आकर के उनके यज्ञ को भंग कर दिया करते थे, और वो यज्ञ वो दुनिया को सभी दुविधाओं से, सभी मुसीबतों से बचाने के लिए किया करते थे। तब उस वक्त राम जी के आशीर्वाद से हनुमान जी उनको बचा दिया करते थे, बाल्यकाल में हनुमान जी के। तो ये सभी ऋषि मुनि हमारे बीच में बैठे हैं जो आज हमें कई दुविधाओं से, कई परेशानियों से, कई दिक्कतों से बचा रहे हैं, हमें सिक्योर कर रहे हैं। तो इस रामायण से प्रेरणा लेते हुए आप कैसे क्या मंत्र देना चाहेंगे? आप उनके हनुमान बनकर इनको कैसे क्या मंत्र देना चाहेंगे कि कैसे ये इनके यज्ञ जो हैं, जो ये कर रहे हैं, जो इनका कर्म है, उसको बेहतर तरीके से कर पाएँ और हम लोग हमारी ज़िंदगी में इनका ये जो बेहतरीन योगदान है ये हमेशा बना रहे? ये आपसे थोड़ी सी राय हम लेना चाहते हैं। देखिए, इनका नाम कार्तिक शर्मा है और ये शेर और शायरी भी करते हैं और ईटी गवर्नमेंट के एडिटर हैं। उनकी भाषा बता रही है कि वो साहित्य रसिक हैं। एब्सोल्युटली। और आप बैठिए पंडित जी। हालांकि मैंने अपनी चर्चा में बहुत सारी चीज़ें, जो समस्याएं मैंने बताई, और मुझे लगता है कि आप सबके अंदर ये समाधान होंगे। अब चूंकि आपने इन सबको हनुमान जी कहा है, परम पूज्य हनुमान जी महाराज कहा है, तो फिर इस दिशा पे सिर्फ मैं ये सबका ही ध्यान ले जाना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है हाईली एजुकेटेड और एक होता है वेल एजुकेटेड। एक होता है उच्च शिक्षित और एक होता है सुशिक्षित। तो रावण उच्च शिक्षित था, हाईली एजुकेटेड था, और पूज्य हनुमान जी महाराज वेल एजुकेटेड थे, तो वो विद्वान थे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि विद्वान नहीं, आप विद्यावान बने, और जब विद्यावान आप बन जाएंगे तो फिर जैसे जब वो सुंदरकांड क्या है, वो विस्मृति को स्मृति में बदलने की एक घटना है। शिव का संधान है, शिव का प्रयाण है शक्ति के संधान के लिए। शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये हनुमान चालीसा में है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो मतलब उन्होंने परमात्मा श्री राम की सेवा के लिए हनुमान जी महाराज ने स्वयं हनुमान जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया। तो अब क्या है, तो बोले कि साहब उनकी जो स्मृति थी वो विस्मृति में रूपांतरित हो गई थी। बचपन में उनकी जो हनु टूटी, इसी के कारण के लोगों को लगता था कि वो तो मतलब बताइए कि बचपन में ही वो सूर्य को फल समझ के खा गए थे। तो उनकी विस्मृति को स्मृति में रूपांतरित करवाने का काम किया जामवंत ने, कि जामवंत के वचन सुहाए।
तो हनुमान चालीसा वहाँ अपना सुंदरकांड वहीं से शुरू हो रहा है। तो जब आप विद्यावान होते हैं तो फिर रास्ते में जो सुरसा, सुरसा मतलब सुरसा, सुरसा यानी जो रसों का भी सरताज हो, तो रास्ते में सुरसा मिलती है उनको समुद्र लांघते समय। और रस की प्रकृति क्या होती है साहब, कि वो छोटे के प्रति आकर्षित नहीं होती, वो हमेशा बड़े के प्रति आकर्षित होती है। और वो पुरुषार्थ के, आपके पुरुषार्थ को लील लेना चाहता है। अगर हम और आप सिर्फ रस में ही भर जाएं तो क्या होता है, हम और आप काम नहीं करते, काम के प्रति, पुरुषार्थ के प्रति हमारी अरुचि हो जाती है और हम बोले भैया आज तो बहुत खा लिया यार, अब तो सोएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा। ऐसा होता है, ये रस की प्रकृति होती है। तो जब आप विद्यावान होते हैं तो आपको रस की प्रकृति का पता होता है कि प्रलोभन को बढ़ाते जाते तो ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा, तासु रूप कपि दून दिखावा। तो जो वो बढ़ाते गई तो उसका प्रलोभन बढ़ाते गए, और जब इतना प्रलोभन की प्रकृति को वो समझते थे कि प्रलोभन बढ़ तो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। प्रलोभन मतलब लालच बढ़ तो सकती है लेकिन कम नहीं होती। तो जैसे ही उन्होंने बड़ा किया और अपने आप को मशक समान उसी के मुंह के अंदर से गए और बाहर निकल के आ गए। तो आपको सफल होने के लिए सिर्फ बड़ा होने की कला नहीं, आपको छोटा होने का हुनर भी आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आप हनुमान जी महाराज हो गए। वक्त आ गया हमारा आखिरी क्वेश्चन में। शस्त्र आ Yes. गया मेरे हाथ में। इनका हाथ तो पहले से उठा जी। हुआ मेरे हाथ में शस्त्र भी आ गया। मेरी हिंदी शर्मा जी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन शर्मा हमको जी राणा तो- जी माफ करना अगर हिंदी अच्छी ना हो तो। नहीं, आप नहीं, प्लीज गो आप अहेड। किस प्रदेश के, किस देश मैं के, मुंबई से हूँ, शैलेंद्र कोठावले नाम है ना? तो मतलब आप मराठी हैं? मराठी। तो मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं है। आप कम से कम मतलब जैसे भी बोल रहे हैं तो आप, ये भाषा भाव का विषय है। चलो ठीक है, भाव अब तक पहुंच जाएगा जी। तो प्रश्न ये है कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, हमें बहुत बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहां हमारा एथिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है माइंड में। ठीक है, ये राइट है, रॉन्ग है, कभी कभी मालूम है ये रॉन्ग है, बट एक ऑपरेटिंग मॉडल होता है जिस पे हम चलते हैं। एंड हमेशा फिर हम सोचते हैं हाउ टू डील विथ इट, बट देर इज अ लार्जर गुड विच यू आर वर्किंग टूवर्ड्स। और रामायण का एग्जाम्पल दे तो सीता जी ने भी अग्नि परीक्षा दी थी। सो व्हाट इज योर बेंट ऑफ माइंड, व्हाट इज योर फिलोसॉफी? क्योंकि आप तो ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहाँ यू मस्ट ऑल्सो बी गोइंग थ्रू इट, इट्स बहुत चकाचौंध है, अलग अलग विषय आते हैं, जैसे नेपोटिज्म है या पिक्चर की क्वालिटी अच्छी है नहीं है, साउथ के साथ कंपैरिजन होता है, एंड यू आर सच अ थिंकिंग मैन। What is your thought when you face such ethical conflicts? How do you deal with it? Or when you face people with lesser talent according to you, maybe yes or no, how do you deal with it? How do you face with it? And how has your mind evolved over a period of time? Because you're now there for 35-40 years. It would have evolved over a period of time. बहुत सारे Longest सवाल। question, लेकिन all related to ethics, philosophy. जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहली बात तो जो आपने बात कही कि कॉन्फ्लिक्ट आता है एथिक्स मतलब नीड और ग्रीड के बीच में, कि आपको मतलब गोल भी पूरा करना है लेकिन वो एथिकल भी नहीं है। तो मैं इसमें ये मान के चलता हूँ कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो एक तरफ दुर्योधन की 11 अक्षुणी सेना थी और दूसरी तरफ पांडवों के पास 7 अक्षुणी सेना थी। तो मतलब ये किसके बीच में झगड़ा था? एक तरफ वॉल्यूम था और एक तरफ वैल्यू थी। तो भाई मेरे अंदर जब भी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट आता है तो मैं वॉल्यूम की अपेक्षा वैल्यू को पकड़ लेता हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि अल्टीमेट चीज़ जो है वो वॉल्यूम की नहीं वैल्यू की होगी। और वैल्यू के साथ जब आप खड़े होते हैं तो वैल्यू का अपना एक वॉल्यूम होता है। तो मैं
जो करता हूँ वो यही करता हूँ कि मेरे लिए जीवन में एथिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि एथिक्स कोई और नहीं बनाता, आप स्वयं का एथिक्स स्वयं के लिए निर्मित करते हैं। कारण ये है कि किसी के लिए हो सकता है कि वो लोभ हो, लेकिन उसको आप लाभ की दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसमें सामने वाले की दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, इसमें आपकी अपनी स्वयं की दृष्टि, स्वयं का कन्विक्शन महत्वपूर्ण होता है। फिर दूसरी चीज आपने बात करी नेपोटिज्म की। मैं इस शब्द में विश्वास नहीं रखता। अभी आपके नॉमिनी कौन है, आप जो कमाते होंगे? मैं हूं? नहीं ना। मैं लेकिन टैलेंटेड हूं आपके बच्चे से, आपके बच्चे से, आपके भाई से अधिक टैलेंटेड हूं, तो मुझे कीजिए ना। स्वाभाविक है, संसार के किसी भी क्षेत्र में आप और हम चले जाएं, टैलेंट की कद्र होती। क्यों? क्योंकि इस जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रतिभावान ना हो, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। हर व्यक्ति टैलेंट के साथ पैदा होता है, टैलेंटेड है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट कर पाते हैं। करेक्ट। तो मेरा अपने जो निर्णय मेरे लेते हैं रहते हैं, वो मेरे निर्णय आपको प्लीज करने के लिए मैं नहीं लेता, मैं स्वयं को प्लीज करने के लिए लेता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं मुंबई आने लगा तो मेरे पिताजी ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा, बेटा तुम अब मुंबई जा रहे हो, ये मंत्र याद रखिएगा। मैं इसी मंत्र पे आज तक चलता हूँ, और ये अगर आप याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि जीवन सफल हो या ना हो, लेकिन जीवन सार्थक जरूर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, बेटा बम्बई जा रहे हो, तो मुंबई जा रहे हो तो 2 चीजें याद रखना। मैंने कहा, जी बोलिए। बोले, अगर तुमको किसी से धन्यवाद कहना है ना, थैंक यू कहना है ना, तो इस शिद्दत और इस आत्मा और इस ऊर्जा के साथ कहना कि जैसे ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल है, अब इसके बाद तुम उसको थैंक यू कहने के लिए रहने वाले नहीं हो, ये तुमको परमात्मा ने आखिरी समय दिया है। तो इस शिद्दत और ऊर्जा और आत्मीयता के साथ कहना थैंक यू। और बोले, बेटा जब कोई कर्म करो ना, तो ये सोच के करना कि इस कर्म को करने के बाद तुमको 100 साल और जिंदा रहना है। ये कर्म तुमसे पूछेगा कि तुमने मुझे क्यों किया था आज से 25 साल पहले। क्यों? क्योंकि भविष्य में कभी भी आपको वर्तमान के कर्म तकलीफ नहीं देते हैं। भविष्य में जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो आपके पिछले ही कर्म आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो बाधा के रूप में खड़े रहते हैं। तो आप जो आपने पूछा कि आपके कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपको ये लेना है, तो अपने सबऑर्डिनेट से, चाहे वो भले ही आपसे छोटा हो, पिता और पुत्र का रिश्ता रखिए कि जब कभी बाप अपने बच्चे को उठाने के लिए झुकता है ना सर, और जब वो झुकता है और झुक के उसको उठाता है, तो वो बच्चा जो है वो बाप से भी बड़ा दिखाई देता है। तो पिता और पुत्र के वो रिश्ते रखें कि जब आप अपने सबऑर्डिनेट को वो इज्जत देंगे, वो सम्मान देंगे, तो फिर विश्वास कीजिए कि सबऑर्डिनेट आपको वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान देगा ही देगा। जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो आपको अप्रिशिएट, क्यों? क्योंकि हम बचपन से लेके आज तक, हम पहले जब छोटे थे तो अपने पिता से रिकॉग्निशन चाहते थे, बड़े हुए तो हम अपने टीचर्स से रिकॉग्निशन चाहने लगे, और बड़े हुए तो अपने फ्रेंड्स से हम रिकॉग्निशन चाहने लगे, काम करने लगे तो अपने बॉस से रिकॉग्निशन चाहने लगे, और जब पता लगा खुद बॉस हो गए तो फिर हम ग्राहक से रिकॉग्निशन चाहने लगे। वेरी वेल स्टेटेड। तो रिकॉग्नाइज करना आप शुरू करें, सही है। उसको अप्रिशिएट करें। और एक चीज और है, एक होती है मिस्टेक और एक होता है एरर। तो एरर को, चूंकि आप बड़े हैं ना, अधिकारी के पद पे बैठे हैं ना, तो अधिकारी को एरर और मिस्टेक के बीच में अंतर करने की दृष्टि होनी चाहिए कि ये एरर था या ये मिस्टेक है। तो मिस्टेक के लिए आप एरर के ऊपर उसको मिस्टेक की सजा मत दीजिए। और मिस्टेक का मतलब ये होता है कि उसको सुधारने के मौके दिए जाएं। भारत में प्रायश्चित की परंपरा है, विश्व में और कहीं नहीं है प्रायश्चित की परंपरा।
तो जब प्रायश्चित का अवसर आप अपने सबऑर्डिनेट को, अपने कलीग को देते हैं, तो आप पाएंगे कि फिर वो एक बेहतर इंसान बन के आपके सामने आकर खड़ा होता है। तो मैं बस यही कहूँगा आपसे, और यही मेरा सोचना है, और मैं यही अप्लाई भी करता हूँ। सर, जाने से पहले हमारे सारे सहभागियों की तरफ से अनुरोध है कि रश्मि रति की कुछ पंक्तियाँ आप हमसे साझा करें, और उसके बाद हम आपको मंच से जाने का मौका देंगे। मैं आपको रश्मि रति के, चूँकि ये हमारे और आपके सबके जीवन में ये तमाम चीज़ें आती हैं, और हम और आप सब हताश होते हैं। एक समय के बाद हमको और आपको सबको लगता है कि यार हमारे कर्म की कोई वैल्यू नहीं है, और हमको लगता है हम अपना हथियार, अपने कर्म रूपी हथियार को एक तरफ डाल देते हैं। और मेरा ये मानना है कि रश्मि रति की पंक्तियाँ जो प्रेरणा मुझे देती हैं, वो इसी बात की प्रेरणा देती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका जो जीवन होता है वो ताश की गड्डी के जैसा होता है। 52 पत्ते हर गड्डी में होते हैं ताश में, तो हर गड्डी में 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 दुक्कियां, 4 तिक्की। या ऐसा होता है कि अगर किसी की गड्डी, अगर बॉस के पास गड्डी गई तो उसमें 15 इक्के होंगे, और सबऑर्डिनेट के पास आई तो उसमें दुक्की तिक्की होगी। ऐसा तो नहीं होता ना, 4 इक्के हर गड्डी में होते हैं। अंतर तो हमारा और आपका जो जीवन है वो ताश की गड्डी के जैसा है। अंतर इतना है कि किसी के 2-3 इक्के पहले ही निकल जाते हैं तो हमको उसकी दुक्की तिक्की दिखाई नहीं देती, और किसी के कभी कभी पता लगा कि 35 पत्ते तक कोई इक्का नहीं निकलता, और वो फेडअप हो जाता है कि दुक्की तिक्की बद्दियां निकल रही हैं, और वो पैकअप कर देता है। उस समय ये सोचना चाहिए कि अगर 35 पत्ते तक इक्का नहीं निकला है तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं, मतलब अगले 17 पत्तों में अब 4 इक्के गिरेंगे। तो मैं इसको बिल्कुल इसी के आप पैकअप ना करें। तो मेरे लिए रश्मि रति ये बिल्कुल वैसी चीज़ है कि आप पैकअप ना करें तो हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, और शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से कभी ना उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। और शूलों का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को, कहे कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। और पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड मतलब गन्ना, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, और मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो आपको सब, मैं इसको यहीं, इसके दूसरे भाग को नहीं सुना रहा हूँ, फिर कभी जिंदगी है बहुत लंबी है, फिर कभी किसी मोड़ पे हमारी आपकी मुलाकात होगी, तब हम फिर इसका अगला हिस्सा आपको सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धैर्य और शांति के साथ, बड़े प्रेम के साथ मुझे सुना, तो हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद और सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।